तो सब लोग, मैं अभी डेडपूल और वुल्वरिन देखकर वापस आया हूँ और मेरे भगवान क्या कर रहे हैं। यह फिल्म इस शीर्षक की हकदार है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यह महाकाव्य था परिचय शायद सबसे अच्छे परिचयों में से एक है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, न केवल कॉमिक बुक मूवीज के नजरिए से। फिल्म ने मुझे पूरे समय बांधे रखा। उन्होंने एमसीयू के साथ सभी मुद्दों को संबोधित किया और निश्चित रूप से तीसरा एक्ट अविश्वसनीय से परे है। मैं इसे इस तरह से रखूंगा, इस फिल्म की अंतिम लड़ाई आपको उतना ही उत्साहित करेगी जितना आप एवेंजर्स एंड गेम के लिए थे। ऐसे ऊंचे और बड़े से बड़े दृश्य, इतने शानदार बैकग्राउंड स्कोर, बस वही जो हाल ही में एमसीयू रयान रेनॉल्ड्स, सीली और ह्यूग जैकमैन ने दिया है। उन्होंने लोगान की विरासत को बर्बाद नहीं किया। वास्तव में यह फिल्म काफी हद तक स्थापित करती है कि यदि आप अपने पात्रों का उनके लेखन में बहुत ध्यान रखते हैं, प्रक्रिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लोग फिल्म का आनंद नहीं लेंगे। यह सुपरहीरो थकान नहीं है, यह आलस्य है। थकान में यह फिल्म व्यापक एमसीयू से लेकर अपने कथानक को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव चीज का उपयोग करती है, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए समझ में आने लायक बनाया क्योंकि वे इसे कर सकते थे, और यही इसकी खूबसूरती है। अब इस वीडियो में मैं केवल पोस्ट क्रेडिट दृश्य को तोड़कर समझाऊंगा, इसलिए यदि आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो कृपया क्लिक करें और इसे देखने के बाद वापस आएं। इसलिए स्पॉइलर चेतावनी को हटाकर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस थोड़ी सी बैक स्टोरी देने जा रहा हूँ ताकि आप पोस्ट क्रेडिट दृश्य के संदर्भ को बेहतर ढंग से समझ सकें। चिंता न करें, मैं पूरी फिल्म का पुनर्कथन नहीं करूंगा, केवल पोस्ट क्रेडिट दृश्य के लिए जो आवश्यक है वह बताऊंगा। फिल्म डेडपूल के साथ एक गंभीर स्थिति में खुलती है क्योंकि उसकी दुनिया उर्फ पृथ्वी 10,005 मर रहा है, क्योंकि उसके ब्रह्मांड का एंकर मर चुका है, जो कि लोगान फिल्म का वुल्वरिन है। और एंकर क्या होता है? यह मूल रूप से एक महत्वपूर्ण इकाई है कि जब वे मरते हैं तो उनका ब्रह्मांड कुछ हजार वर्षों में मिटना शुरू हो जाता है। लेकिन डेडपूल के लिए बुरी खबर यह है कि उसके ब्रह्मांड को मरने में 1000 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि टीवीए से मिस्टर पैराडॉक्स चीजों को गति देना चाहता है ताकि वह अपने वरिष्ठों को दिखा सके कि टीवीए अभी की तुलना में बहुत अधिक कुशल हो सकता है और पदोन्नति भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मूल रूप से मिस्टर पैराडॉक्स इतना दुष्ट है कि वह टीवीए में सीढ़ी चढ़ने के लिए अरबों लोगों को मारने में भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए वह डेडपूल को पवित्र समयरेखा उर्फ पृथ्वी 616 में शामिल होने का मौका देता है, लेकिन डेडपूल अपनी दुनिया को मरने नहीं देता है और विकल्प तलाशता है। और तब हम देखते हैं डेडपूल का असेंबल अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर अपने ब्रह्मांड के लोगन की जगह लेने के लिए सही वुल्वरिन की तलाश में है। और यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण कैमियो देखते हैं, लेकिन मैं इसे अपने मुख्य ब्रेकडाउन में शामिल करने जा रहा हूँ जो अगले सप्ताह सामने आएगा। इसलिए लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो डेडपूल वुल्वरिन के इस रूप को पाता है जिसने मूल रूप से सब कुछ छोड़ दिया है और डेडपूल की टाइमलाइन को बचाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करता है। वे दोनों मिस्टर पैराडॉक्स द्वारा शून्य में फेंक दिए जाते हैं क्योंकि वे दोनों उसकी योजनाओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। और वहां डेडपूल और वुल्वरिन जॉनी स्टॉर्म से मिलते हैं, जिसका किरदार खुद क्रिस इवांस ने निभाया है। क्रिस इवांस ने बेशक 2005 की फैंटास्टिक 4 में जॉनी स्टॉर्म उर्फ ह्यूमन टॉर्च की भूमिका निभाई थी और 200 के दशक की फैंटास्टिक 4 सिल्वर सर्फर का उदय। अब डेडपूल ने शुरू में सोचा कि यह कैप्टन अमेरिका है और हम भी ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि एवेंजर्स की पृष्ठभूमि स्कोर, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि वह एवेंजर्स असेंबल कहने वाला है, वह कहता है फ्लेम ऑन, और तभी हमें एहसास होता है कि यह कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है। फिर वे तीनों कैसेंड्रा नोवा के गुर्गों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जो शून्य के अंदर सब कुछ पर शासन करती है। और जैसा कि जॉनी कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूँ, शून्य में आप या तो एलीट के लिए भोजन हैं या आप उसके लिए काम करते हैं। कैसेंड्रा नोवा के परिसर के अंदर कट करें जो एक विशाल आदमी की लाश के अंदर स्थित है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा कई सालों से जॉनी स्टॉर्म को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर डेडपूल ने बातचीत में बाधा डाली और कैसेंड्रा नोवा के बारे में हर तरह की गंदी गालियों का इस्तेमाल करते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जो केवल डेडपूल ही कह सकता था।
उसने कैसंड्रा के बारे में कम से कम 50 भयानक बातें कहीं और कहा कि ये सभी बातें जॉनी ने तुम्हारे बारे में कही थीं, कैसंड्रा। इसलिए कैसंड्रा ने निश्चित रूप से उस पर विश्वास किया और जॉनी स्टॉर्म की त्वचा को अवशोषित कर लिया, जिससे केवल उसका मांस और हड्डियां बची रहीं और वह जमीन पर गिर गया और ह्यूमन टॉर्च के इस संस्करण का अंत हो गया। यह देखकर वुल्वरिन ने सीधे तौर पर डेडपूल को जॉनी को मारने के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि इस स्तर की गंदी गालियां जॉनी के शब्दकोश से बाहर नहीं आती थीं। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि डेडपूल ने कैसंड्रा को उसे मारने से विचलित करने के लिए यह सब बनाया था। ठीक है, अब जब आप बैक स्टोरी को जानते हैं, चलिए सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन में गोता लगाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन डेडपूल के साथ शुरू होता है, जो टीवीए के अंदर उसी कमरे में खड़ा है जैसा कि वह अपने पीछे मिस्टर पैराडॉक्स के साथ था। हम कई मॉनिटर देख सकते हैं जो टाइमलाइन शाखाएं दिखा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन के बाईं ओर एक मॉनिटर पर मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ चेनी टैटम के गैम्बिट के फुटेज दिखाए होंगे, और अगर मुझे सही याद है तो फुटेज में गैम्बिट को धीरे धीरे चलते हुए और फिर कैमरे की ओर मुड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह शॉर्ट फिल्म में नहीं था, जिसका अर्थ है कि अन्य एक्समैन पात्रों के हटाए गए दृश्य थे जो अंतिम कट में नहीं आए, क्योंकि स्पष्ट रूप से वे गैम्बिट के एक दृश्य को केवल इस मॉनिटर पर डालने के लिए फिल्मा नहीं सकते थे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसे टीवीए मॉनिटर के माध्यम से दिखाने का एक चतुर तरीका खोज लिया है। ठीक है, तो डेडपूल फिर कहता है कि मैं इन बिल्कुल घिनौनी अफवाहों से थक गया हूँ कि मैंने जॉनी को मरवा दिया है। चलो टेप देखते हैं। फिर वह टेम्पेट पर एक बटन दबाता है और बीच में 3 मॉनिटर हमें बातचीत के फुटेज दिखाने लगते हैं जो काफिले में हुई थी जब डेडपूल वुल्वरिन और जॉनी को कैद किया गया था। हमें ऊपर से एक कोण मिलता है, डेडपूल और वुल्वरिन का क्लोजअप शॉट और जॉनी स्टॉर्म का क्लोजअप शॉट, और जैसे ही कैमरा जॉनी की ओर जाता है, हम देखते हैं कि जॉनी हर एक भयानक बात कह रहा है जिसका दावा वेड ने किया था, और यहाँ वह है जो उसने कहा। आप तैयार हैं? ठीक है, आप या तो एथ के लिए भोजन हैं या आप उसके लिए काम करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन है। कैसंड्रा नोवा मेलोम मैनल साइकोटिक, एक फिंगरलिकिंग डेड इनसाइड पिक्सी, थप्पड़ मारने वाली 3rd ग्रेड डिम स्टोर नट मिल्क, और मैं आपको बताऊंगा कि वह क्या कर सकती है। मेरी दालचीनी की अंगूठी को चाटकर साफ करो और गंजा पहाड़ी तक पत्थरों को लात मारो। वास्तव में मुझे परवाह नहीं है, अगर वह मेरी सारी त्वचा हटा देती है तो मुझे किसी दुःस्वप्न रक्त गुब्बारे की तरह फटा देती है। अगर आखिरी चीज जो मैं इस भगवान के गटर में करता हूँ अस्तित्व उस बॉक्स को आग लगाना है, मैं अभी भी खुश नहीं मरूंगा। यह सही है वेड, मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक मैं हमारे ताज़ा बारबेक्यू किए गए शव पर पेशाब नहीं करता और गरारे करते समय 4 अवशेषों को छील नहीं लेता। जुगरनट्स। और आप मुझे उद्धृत कर सकते हैं। और डेडपूल बस शांति से कहता है ठीक है, और जबकि जॉनी इस बकवास बातचीत के बीच में था, एक सांस ले रहा था। रुको, कहा जॉनी, चलो मैं सुन रहा हूँ। और वास्तव में उसने किया, क्योंकि जिस तरह से दिया बिल्कुल उसी लहजे में कैसंड्रा से वही बकवास बातें। और देखिए कि कैसे एक समय पर वेड और लोगन अपनी हंसी नहीं रोक पाए जबकि जॉनी बातचीत कर रहा था। अब क्रिस इवांस को सलाम है कि उन्होंने न केवल ऐसा करने के लिए सहमति दी बल्कि उन सभी दृश्यों को भी बखूबी निभाया जिसमें वह शामिल थे। आप बस उन पर तुरंत ध्यान केंद्रित करते हैं। क्रिस इवांस कितने करिश्माई अभिनेता हैं, और यह विडंबना ही है कि वही अभिनेता जिसने कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाई थी, जिसने भाषा के बारे में कहा था, वह अब MCU में सबसे अधिक अपशब्दों से लेकर अश्लील पात्रों में से एक की भूमिका निभाने के लिए वापस आ गया है। मेरा मतलब है कि भाषा से मैं तब तक खुश नहीं रहूंगा जब तक मैं कैसंड्रा की ताज़ा बारबेक्यू की गई लाश पर पेशाब नहीं कर देता और CH अवशेषों को नहीं हटा देता, जो सी एस्केलेशन है। ओह हे भगवान, क्रिस इवांस को बस खुद को इस तरह से जाने देना अविश्वसनीय है। कैप्टन अमेरिका के तौर पर वह ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें देखें। क्रिस इवांस को MCU में इतने सालों तक इतना विनम्र होते हुए देखने के बाद, और अब यह ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता के साथ पोर्न देख रहा हूँ। और फिर कैमरा डेडपूल पर वापस जाता है जो कहता है कि तुम्हारा चेहरा है
तो यह है, डेडपूल ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला और यह वास्तव में जॉनी स्टॉर्म की शब्दावली से है, लेकिन हाँ, डेडपूल ने उसे मरवाया। हालांकि मेरा मतलब है कि उसने जॉनी को बिल्कुल उसी तरह उद्धृत किया और यही उसकी किस्मत तय करता है। और यह डेडपूल और वुल्वरिन का पोस्ट एडिट सीन है। हालांकि यह सिर्फ एक मजेदार सीन है और इसे एक मजाक की तरह खेला जाता है, लेकिन मैं इससे जो लेता हूँ वह यह है कि यह मार्वल और रयान की ओर से एक रचनात्मक विकल्प रहा होगा कि वे पोस्ट क्रेडिट दृश्यों में किसी अन्य प्रोजेक्ट को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपनी पहचान बनाने के लिए जीता है और यही तो है। हालांकि हम कुछ कथानकों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं जो इस फिल्म में लगाए गए थे, लेकिन कुल मिलाकर पूरी पटकथा में पोस्ट क्रेडिट दृश्य को देखते हुए यह फिल्म किसी अन्य परियोजना को छेड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी और यह इस फिल्म के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है, क्योंकि हाल ही में MCU के कुछ प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक टीवी शो के फिलर एपिसोड की तरह लगे, लेकिन यह फिल्म अलग है। अब इस फिल्म का मेरा पूरा ब्रेकडाउन अगले हफ्ते आने वाला है, क्योंकि मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए 4 और टिकट खरीदे हैं। इसलिए जब तक मैं अपना ब्रेकडाउन अपलोड करूंगा तब तक मैं फिल्म को 5 बार देख चुका होऊंगा और इससे मुझे छिपे हुए विवरण और ईस्टर अंडे लिखने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए ऐसा किया। हालांकि मैंने वह फिल्म 5 बार से अधिक देखी होगी और स्पाइडरवर्स फिल्म के लिए भी उन वीडियो ने अतीत में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि मैं वास्तव में उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा। ब्लूरे रिलीज से पहले ही कुछ छुपे हुए विवरण, इसलिए उम्मीद है कि मैं इसे फिर से कर पाऊंगा। इस फिल्म के साथ कल से मेरी दूसरी वॉच शुरू हो रही है। दोस्तों, कृपया मुझे अंगूठा दिखाएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं।